हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले कक्षा 10वीं अध्याय 11 गणित। ठीक है, सॉरी गणित पहले बोलना था। गणित अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ठीक है, तो आज से हम लोग का जो ज्यामितीय वाला जो पाठ है, रेखा गणित का जो पाठ है वो शुरू होने वाला है। तो ध्यान से समझेंगे, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, और इसमें मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, प्रमेय पे। तो प्रमेय को आप लोग ध्यान से समझेंगे। इस बार तो सिलेबस से बहुत सारे प्रमेय को हटा दिया गया है, सिर्फ गिने चुने प्रमेय ही पढ़ना है और उसी प्रमेय में से एक प्रमेय आना है। तो आप लोग का क्वेश्चन फिक्स हो चुका है पहले से, बस उसको अच्छे से समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, बिना देखे बनाओगे, वो ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन भी नहीं है प्रमेय। और आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय ये भी पढ़ चुके हो, तो उसको सिद्ध करेंगे हम लोग। वैसे ही एक और है थेल्स प्रमेय, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ऐसे ही दो वृत्त वाला जो पाठ है उसमें भी करेंगे। तो आप लोगों ने 9वीं कक्षा में भी थोड़ा सा प्रमेय के बारे में पढ़ा है, प्रमेय पढ़ा है। तो आप लोग को थोड़ी थोड़ी कठिनाई तो आई होगी, क्योंकि उस समय शुरुआत था। लेकिन थोड़ा बहुत समझ एक पैदा हुआ होगा कि प्रमेय को सिद्ध मतलब सिद्ध कैसे करेंगे। पहले उसके बारे प्रमेय को लिखते हैं, फिर दिया है जो उसको लिखते हैं, फिर क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, कुछ रचना करना हो उसको लिखते हैं, फिर उसकी उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स अगर लाइन से हम लोग करते जाएं तो हम लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई भी जो प्रमेय है उसका एक बेस होता है। ठीक है, बेस होता है मतलब उसकी नींव होती है, वहाँ से उस चीज़ से संबंधित होता है वो जो प्रमेय है। तो वो जो नींव है वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने 9वीं में एक चीज़ पढ़ा था, सर्वांग समता। ठीक है, तो सर्वांग समता होता क्या है। तो जैसा कि नाम को अगर तोड़ दें तो हम लोग को समझ आ जाएगा। हिंदी की खासियत यह है कि उसके नाम को अगर तोड़ देते हैं तो उसका जो मतलब है वो हमको काफ़ी हद तक समझ आ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आता तो आप लोग उसको तोड़ दिया करो। तो सर्वांग समता को अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, सर्व धन अंग, धन समता मतलब समान, सर्व अंग समान। ठीक है, जब सभी अंग क्या हो जाएं, समान हो जाएं एक दूसरे के। ठीक है, सभी अंग मतलब उसके जो कोण हैं, संगत कोण हैं, संगत भुजाएं हैं, वो एक दूसरे के बराबर सेम, डिट्टो बोलते हैं ना, सेम। ठीक है, जैसे कि मैं एक त्रिभुज बना दिया, क्योंकि आप लोग त्रिभुज ही पढ़े हो, एक और ऐसा त्रिभुज बना दिया। मेरा थोड़ा सा अलग अलग साइज का बन गया, लेकिन आप लोग एज्यूम कर लीजिए। तो अगर इसका संगत कोण है, ये कोण है, ये कोण बराबर हो जाएगा। संगत मतलब क्या होता है, जो सेम पोजीशन पे स्थित हो, सेम जगह पे स्थित हो। ठीक है, तो ये और ये एक ही जगह पे स्थित है इस त्रिभुज में, ये और ये एक ही जगह पे, और ये एक ही जगह पे स्थित है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा संगत कोण हुआ। वैसी संगत भुजा, ये भुजा और ये भुजा सेम पोजीशन में है, ये भुजा और ये भुजा सेम पोजीशन में है, और ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा क्या है, अपनी अपनी जगह में सेम पोजीशन में। तो ये सब क्या कहलाएंगे, संगत कोण और संगत भुजाएं। ठीक है, तो जब भी मैं संगत बोलूँ तो सेम पोजीशन में होना चाहिए, आप लोग को सोचना है मन में। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ आप लोग को मन में सोच करके ही बनाना है। तो यहाँ पर जो संगत कोण है और संगत भुजाएं अगर समान है, सेम, ठीक है, या दूसरे शब्द में कहूँ कि इस त्रिभुज को अगर मैं उठा करके इस त्रिभुज के ऊपर रख दूँ तो ये इसको पूरा पूरा ढक ले, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये एक गुण हो गया। अगर दोनों जो आकृतियां हैं, आप त्रिभुज की जगह मैं आकृति वर्ड यूज़ करूंगा तो उसमें सभी चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो दोनों जो आकृतियां हैं, दो आकृतियां हैं, तो दोनों आकृतियों के जो सभी कोण और सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो उन दोनों आकृतियों को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। ठीक है, ये गणित है तो गणित के रूप में ही समझाऊंगा। बेसिक रूप में भी होता है सर्वांग सम, लेकिन हम लोग गणित के हिसाब से चलेंगे। तो गणित में क्या आता है, कोण और भुजाएं ही होती हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई हम लोग समरूपता में। तो ये इस पर आधारित प्रमेय आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़े हो, और इसके नियम भी पढ़े हो कि दो त्रिभुज या दो आकृतियां कब दो त्रिभुज के बारे में पढ़े हो, दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे ये पढ़े हो आप लोग। वैसे ही हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समरूपता। ठीक है, तो समरूपता इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे हम लोग नियम बने हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर है एक दूसरे की, भू 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 ये सब पढ़े हो ना आप लोग, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, ऐसा करके पढ़े होगे। तो ये क्या है, इसकी नियम है। इन नियमों को अगर कोई भी जो दो आकृतियां हैं, दो त्रिभुज हैं, वो अगर इन नियमों को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है, इन नियमों के अनुसार चल रही है, तो वो दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या बोल देंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। सभी चीज़ करने की जरूरत नहीं, नापने की जरूरत नहीं, बस इन नियमों को इस पर ट्राई करके देखना है, अप्लाई करके। ठीक है, अगर भुजा 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 मतलब तीनों भुजाएं, दोनों की संगत भुजाएं क्या है, समान है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे।
वैसे ही एक होता है दूसरा गुण समरूपता। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सर्वांग समता पे आधारित हम लोग प्रमेय किए थे 9वीं में, वैसे ही इस क्लास में हम लोग करेंगे समरूपता, समरूपता पे आधारित प्रमेय। तो पहले तो समझ लेते हैं कि समरूपता होता क्या है। ठीक है, तो समरूपता मतलब क्या, नाम में फिर जाएंगे हम लोग, नाम से स्पष्ट है क्या कि, चलिए मैं थोड़ा सा ये आकृति बना लेता हूँ एक, ये बना और ये बना, दो त्रिभुज आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज के बारे में देखते हैं। समरूपता, चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं। सम धन दो, रूप क्या होगा, समान होगा। ठीक है, साइज समान होगा ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें सर्व अंग बोल दिया, सर्व अंग मतलब सभी अंग, इसके अंग क्या है, कोण और भुजा है, वो क्या है, समान है, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें क्या बोला है, रूप समान है। रूप समान है मतलब दिखने में तो सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे आकृतियाँ जो अगर हम लोग सामान्य रूप से बोलें तो क्या हो जाएगा, ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में समान प्रतीत होती है लेकिन उनका जो आकार है वो अलग अलग होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समरूप। ठीक है, लेकिन गणित की भाषा में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, गणित में कुछ कुछ नियम को इन दोनों त्रिभुज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। ठीक है, तो वो नियम क्या है उसको हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और समरूप कहाँ कहाँ काम आता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है देखने में एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन ये जब नियम फॉलो करेंगे तभी हम लोग गणित के आधार पर इसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। तो वो नियम क्या है वो हम लोग आगे जानेंगे। अभी आप लोग बेसिक चीज़ जान ले रहे हो कि दोनों जो आकृतियां हैं या दोनों त्रिभुज हैं वो क्या है, दिखने में समान है, समान रूप हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो आकार है वो अलग अलग है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, दिखने में सेम हो, बस यही एक नियम है, लेकिन गणित का नियम क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समरूपता के नियम। ठीक है, अभी बताया ना नियम क्या है, तो नियम दो ही है। ठीक है, ये दोनों नियम अगर दो आकृतियाँ फॉलो करें, जैसे कि सर्वांग समता में नियम था, सर्वांग समता में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 9वीं कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़े हो, उसके बारे में सुने हो। ठीक है, तो उससे रिलेट करके बोलूँगा तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि सर्वांग समता में क्या था, संगत कोण और संगत भुजाएं क्या है, बराबर हो, समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांग सम। वैसे इसमें संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज अगर दोनों समरूप हैं तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ये कोण और ये कोण बराबर हो, ये कोण और ये कोण बराबर हो। ऐसी संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। तो मान लो कि इसकी भुजाओं को मैं नाम देता हूँ ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये हुआ संगत भुजाएं। तो संगत भुजा, इसका ए बी का संगत भुजा क्या हुआ, पी क्यू हुआ, तो ए बी अपान पी क्यू, इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसका जो संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए सी का पी आर हो जाएगा, तो ए सी अपान पी आर, और बी सी का संगत भुजा क्या होगा, क्यू आर, तो बी सी अपान क्यू आर, ये होना चाहिए। तो इसकी जो संगत भुजा हैं, ठीक है, इसका संगत भुजा ये और इसका संगत भुजा का अनुपात ये और नीचे वाले का संगत भुजा का अनुपात ये तीनों क्या होना चाहिए, समान अनुपात में। तो इनका जो अनुपात है भाग देंगे तो सभी का जो मान है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों जो त्रिभुज हैं या दोनों जो आकृतियाँ वो क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। ठीक है, तो दो चीज़ होना चाहिए, या तो एक तो संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा क्या होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए। समानुपात मतलब कि संगत भुजा को अगर एक दूसरे से भाग दें, ठीक है, तो उनका जो मान है सभी का सेम आना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों त्रिभुज या दोनों आकृतियां समरूप हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर हम लोग पहले त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के साथ अनुपात ले रहे हैं तो ऊपर में जो पहले ऊपर में रहेगा, ठीक है, वो सब सेम रहेगा और नीचे का सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले ए बी अपान पी क्यू कर रहे हैं फिर बाद में हम लोग पी क्यू अपान पी आर अपान ए सी कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, अगर इसका तीनों भुजा का ऊपर में है तो सभी ऊपर में रहेगा और इसका सभी नीचे में रहेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं करना है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आप
स्केल गुणक, ठीक है, स्केल फैक्टर होता क्या है। तो आप लोग दो चित्र यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है आप लोग को। तो इन दोनों चित्रों में दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आकार क्या है, अलग अलग है। सेम इसका जो कोण है अगर देखें तो सेम है, कोण तो सेम ही रहेगा, वर्ग है तो, आयत है तो, सॉरी। लेकिन ये दिखने में क्या है, छोटे और बड़े हैं, लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है, सेम दिख रहा है। तो ये दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी, ठीक है। तो इसमें मैं आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता हूँ, बड़ा या छोटा कर सकता हूँ इसको। ये देखिए ऐसे कर सकता हूँ ना, ठीक है। इसके अनुपात में क्या है, ये बड़ा या छोटा हो रहा है, छोटा भी कर सकता हूँ इसको। ये देखो इससे छोटा भी हो गया, लेकिन दिख क्या रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या दोनों में, बड़ा या छोटा करने से। तो दिखने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, भले इसका साइज जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा या छोटा हो रहा है। तो ये जो दोनों आकृतियाँ हैं ये क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। तो स्केल गुणक, अब समरूप में ही अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, स्केल गुणक। स्केल गुणक मतलब कि स्केल मतलब आप लोग जो समझते हो नापते हो वो वाला स्केल नहीं है ये। स्केल गुणक मतलब कि इसका जो लंबाई है, और इसको हम लोग बड़े छोटे कर रहे हैं तो दिखने में कुछ फर्क आ रहा है क्या, बड़े छोटे कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो लंबाई है, उसके जो अनुपात है उसमें क्या है, एक निश्चित अनुपात है, ठीक है। जैसे इससे पहले मैं त्रिभुज में बताया ना, समानुपात में होना चाहिए। मान लो कि अगर मैं इसको ए बी सी डी दे दूँ, ए बी सी डी, तो ए बी और यहाँ पी क्यू आर एस दे दूँ, अगर पी क्यू आर एस, तो ए बी और पी क्यू में एक निश्चित अनुपात है, ठीक है। बी सी और क्यू आर में एक निश्चित अनुपात है, सी डी और आर एस में निश्चित अनुपात है, और ए डी और पी एस में एक निश्चित अनुपात है, ठीक है। निश्चित अनुपात है मतलब ये सभी क्या है, बराबर हैं, सॉरी ए डी आएगा यहाँ पे, ए डी और पी एस में। वैसे ही चारों भुजाओं में है अलग अलग, डी सी और एस आर में, वैसे ही बी सी और क्यू आर में एक निश्चित अनुपात है। तो इसी जो निश्चित अनुपात है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केल गुणक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ, दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है जिसे क्या कहते हैं, स्केल गुणक कहते हैं। यहाँ लिख दूँ तो मैं बोल सकता हूँ दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है जिसे क्या कहते हैं, स्केल गुणक कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो अगर दोनों आकृतियाँ क्या समरूप हैं, ठीक है, और इनका जो माप है उसमें अगर एक विशेष अनुपात है, विशेष अनुपात मतलब निश्चित अनुपात है, अनुपात समान है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल गुणक, ठीक है। तो अगर इसकी जो ए बी के लंबाई है उसमें उस विशेष अनुपात का जो माप है, ठीक है, उसको अगर गुना कर दे तो मेरे को पी क्यू मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं उसको क्या मान लूँ, आर मान लूँ, या जो भी मान लूँ स्केल गुणक को, आप लोग जो भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, आर मान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मान लो कि ए बी अपान पी क्यू बराबर आर मान लिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू उधर पक्षांतर होके आर इंटू पी क्यू ये हो जाएगा। तो ए बी जो है हमारा लंबाई है वो क्या हो जाएगा, पी क्यू का आर गुना हो गया, ठीक है। अगर पी क्यू हमको पता है तो और आर पता है तो हमको ए बी मिल जाएगा। इतना बड़ा करना है इतना छोटा करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो आर है स्केल गुणक उसी के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं तीन लंबाई बनाता हूँ, तीन लाइन खींचता हूँ, एक हो गया ये एक हो गया ये, और ये हो गया एक तीसरा। चलिए इसको नाम दे देते हैं। मान लो कि ये क्या है, ए बी है, ये है पी क्यू, और ये है आर एस मान लो कि, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये जो ए बी है, मान लो कि ए बी हमारे पास एक लंबाई है, उसको अगर छोटा करना हो तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, घट रहा है। बड़ा करना है तो बढ़ाना पड़ेगा, घटना नहीं है घटाना है, सॉरी ये घटाना, ये बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो लंबाई है ए बी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं,
तो पी क्यू बन रहा है, और घटा रहे हैं तो आर एस बन रहा है। तो ये घटना और बढ़ना हो कैसे रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि ए बी मेरे को पता है, ए बी बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर है मान लो कि। अब मैं चाहता हूँ इसको इतने गुना से बढ़ाना या घटाना, स्केल गुणक। ठीक है, स्केल गुणक। तो स्केल गुणक किसको बोलेंगे, इन दोनों के जो अनुपात है वो क्या रहेगा, जो भी रहेगा निश्चित अनुपात, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल गुणक। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर मान लो कि, जैसा कि आप लोग की बुक है उसमें एक समान लेते हैं मान लो कि, ठीक है, या जो ए बी है वो, एक मिनट इसको पहले नाम को चेंज कर लेते हैं, सॉरी। चलिए अब ठीक है, ये पी क्यू है, ये आर एस है, तो ए बी अपन पी क्यू। ठीक है, अगर हम लोग पहले अगर इसको डायरेक्टली लिखें तो ए बी जो है वो पी क्यू का मान लो कि एक्स गुना है, पी को कुछ गुना होगा ना ये, ठीक है, एक्स गुना है। तो अगर पी क्यू को मैं इधर पक्षांतर कर लूँगा तो ए बी अपन पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो जो पी क्यू है, सॉरी ए बी है, जो पी क्यू का जितना भी गुना होगा, ठीक है, तो उतने गुने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। मान लो कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 कर लेते हैं पहले, 10 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी अपन पी क्यू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10/5, और भाग देंगे 2, क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो 2 है वही क्या है हमारा, स्केल गुणक है, स्केल फैक्टर है। मतलब कि ये जो ए बी है वो पी क्यू से कितना गुना है, 2 गुना है। तो ये जो 2 है वही क्या हमारा है, स्केल गुणक है। मतलब इस 2 से हम लोग गुना करेंगे तो इसकी लंबाई हम लोग को पता चल जाएगी ए बी की। अगर पी क्यू पता है तो 2 से गुना करेंगे तो ए बी की लंबाई पता चल जाएगी। अगर ए बी पता है तो 2 से भाग देंगे तो पी क्यू की लंबाई हमको पता चल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ए बी और आर एस में भी बोल सकते हैं। तो हम लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं हम लोग स्केल फैक्टर से, क्या क्या, एक तो बढ़ाने का काम, ठीक है, पहला है हमारा बढ़ाना, इनलार्जमेंट बोलते हैं इसको। तो क्या होता है बढ़ाना, तो जैसे कि पिछले में ही मैंने एक बार और बना देता हूँ, यहाँ पे 1 2 और 3। तो ये ए बी था, ये पी क्यू, और ये आर एस। तो अगर हमको बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है मतलब ए बी को आर एस बनाना है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, जो भी बड़ा है उसको ऊपर में लिखेंगे अनुपात। तो आर एस अपान ए बी बराबर मान लो कि, या ऐसा कर लेते हैं इसको, आर एस बराबर मान लो कि आर एस जो है वो ए बी का कितना गुना है, 1 से गुना है। ठीक है, ए बी का कुछ गुना होगा ना, ए बी से कोई संख्या को गुना करेंगे तो आर एस मिलेगा, तभी तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो मान लो कि आर एस जो है ए बी का 1 से गुना है, तो अगर ए बी को इधर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यही जो x है वो क्या है, हमारा स्केल गुणक है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो आर एस है वो ए बी से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं है, ये जो आर एस ए बी से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो बड़ा दिख रहा है, इसलिए जो एक्स का जो मान है बड़ा है, मतलब ऊपर वाला अगर बड़े संख्या को छोटे से भाग दे तो हमेशा एक्स एक से बड़ा रहता है उसका मान। ठीक है, तो एक्स का जो मान है वो हमेशा एक से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी आकृति को बड़ा करने के लिए, ठीक है, अतः किसी भी आकृति को बड़ा करने के लिए स्केल गुणक का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब x का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा, तभी वो आकृति को जो है, ठीक है, उसको बड़ा करने के लिए उससे गुना करेंगे, वो उससे बड़ा आएगा। ठीक है, उसका मान, तो उसके लिए स्केल गुणक का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। सेम क्या है हमारा
घटाना है तो रिडक्शन, घटाना को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होगे रिडक्शन, अपचयन। तो अपचयन मतलब भी होता है घटाना, ठीक है। तो यहाँ गणित का बात है, तो चलिए यहाँ भी देखते हैं। तो यहाँ जो पी क्यू है वो मान लो कि ए बी का, ये भी मान लो कि ए बी का कितना गुना है, एक से गुना, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी जो वो क्या है, ए बी है। तो ये हुआ हमारा ए बी, ये हुआ हमारा पी क्यू, और ये हुआ हमारा आर एस, ठीक है। तो मान लो कि पी क्यू जो है ए बी का एक से गुना है, तो यहाँ पे मैं फिर से वही चीज़ लिखूँगा, पी क्यू अपान ए बी बराबर एक्स, यही लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो पी क्यू है वो ए बी से क्या है, छोटा है। पी क्यू क्या है हमारा, छोटा है किससे, ए बी से। इसलिए यहाँ जो एक्स का जो मान आएगा वो क्या आएगा, छोटे संख्या को बड़े संख्या से भाग देंगे हमेशा, तो क्या आएगा, एक से छोटा आएगा। तो एक्स का मान हमेशा क्या आएगा, एक से छोटा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जैसे वहाँ स्केल गुना का मान एक से बड़ा होना चाहिए था बढ़ाने के लिए, तो यहाँ स्केल गुना का मान क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। तो इसको भी मैं, तो आकृति को अगर छोटा करना है तो स्केल गुना का मान एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें आप लोग पढ़ लिए, एक तो आकृति को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बढ़ाने के लिए स्केल गुना का मान जो एक्स है वो एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसको हम लोग उस जितना जिसको बढ़ाना है उससे गुना कर देंगे। स्केल गुना क्या है, पैमाना, आप लोग पढ़े हो ना, ग्राफ में भी आप लोग बनाए हो, ठीक है, पैमाना एक हिसाब से। उसमें भी क्या करते हैं, स्केल गुना ही तो लेते हैं, ठीक है। बड़ा सा जो पूरा राज्य का जो मैप है वो कितने किलोमीटर तक रहता है, बहुत सारे हज़ारों किलोमीटर रहता है, उसको हम लोग छोटे नक्शे में कैसे बना लेते हैं, तो स्केल गुणा के द्वारा ही बनाते हैं, तभी वो सेम साइज का सेम जैसे दिखता है, समरूप दिखता है, ठीक है। नहीं तो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो स्केल गुणक लेकर ही हम लोग क्या करते हैं, उसको बड़ा या छोटा बनाते हैं, कोई भी आकृति उसको। तो ए बी को अगर पी क्यू बनाना है तो छोटे मतलब एक से छोटे संख्या से गुना करना पड़ेगा, और ए बी को अगर आर एस बनाना है तो एक से बड़े संख्या से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना होना चाहिए स्केल गुना। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि स्केल गुना क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि दो आकृतियाँ हैं, अलग अलग आकृतियाँ जो मेन मेन आकृतियाँ हैं उनमें समरूपता कैसे देखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, थोड़ा सा अब नक्शा और पैमाना के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग नक्शे में देखे होंगे, ऊपर में कोई भी नक्शा होगा उसके ऊपर में एक पैमाना लिखा होता है, ठीक है। तो पैमाने में क्या लिखा रहता है, तो उस नक्शे के हिसाब से क्या लिखा रहता है, जैसे कि एक मैं लिख के दिखाता हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर या अनुपात जैसे यहाँ बिंदु रहेगा 50 किलोमीटर, ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर अनुपात 50 किलोमीटर, ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसा आप लोग ग्राफ भी बनाए हो, ठीक है, पिछले जो असाइनमेंट है उसमें ग्राफ भी आप लोगों ने बनाया था, तो उसमें भी आप लोगों ने पैमाना ऊपर में लिखा हुआ था, ठीक है। तो पैमाना मतलब उसको हम लोग स्केल के रूप में मान लेते हैं, जो हम लोग बना रहे हैं माप हमारे पास उपलब्ध है या पेपर उपलब्ध है, उस साइज के रूप में जो भी चीज़ हमको दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर अनुपात 50 किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि उस नक्शे में जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में जो 50 किलोमीटर है उसके बराबर है या उसको बता रहा है, ठीक है। अगर हम लोग मान लो कि दो शहर हैं, उनके बीच की दूरी अगर 50 किलोमीटर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर है अगर नापे, तो हम लोग उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, पैमाना देख करके 50 किलोमीटर है, एक्चुअल में कितना होगा उसके बीच की दूरी 50 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी आधार पर जो भी नक्शा वगैरह है वो सब चीज़ें बनती हैं। तो जो भारत का नक्शा और छत्तीसगढ़ वगैरह का नक्शा आप लोग देखते हैं ना, तो वो सब कैसे बनता है, इसी आधार पर बनता है, ठीक है। तभी वो एक्चुअल साइज में दिखता है हमको, जैसा है वैसा, वरना कुछ भी बन जाता, कैसा भी बन जाता। तो उसको ऐसे ही कुछ भी करके नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसका पैमाना, एक निश्चित पैमाना लेते हैं और पैमाना लेकर बनाते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो गया हो कि 1 सेंटीमीटर अनुपात 50 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब ये है कि उस नक्शे का या उस आकृति का जो 1 सेंटीमीटर जो भाग है वो किसके बराबर है, 50 किलोमीटर के बराबर है।
तो 2 सेंटीमीटर हो गया तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, 3 है तो 150। ठीक है, तो ऐसे चलते जाएगा। तो ये है पैमाना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैमाना। और यही पैमाना लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे कि कोई बड़ा चीज़ है उसको अगर हम लोग कागज़ वगैरह में बनाना है, ठीक है, बहुत बड़ा जैसे घर वगैरह का नक्शा वगैरह है वो भी हम लोग कागज़ में बनाना रहता है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली, तो अब भाई 5 फीट का है तो 5 फीट का कागज़ ला करके तो उसको नहीं उतार सकते ना, तो उसको अगर हम लोग को छोटे से कागज़ में ऐसे बनाना है तो उसको उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, पैमाना ले लेते हैं। कैसे पैमाना लेंगे कि मान लो कि 1 मीटर को मैं कितना मान लूँगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर मान लूँगा, या 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लूँगा, जो भी चीज़ है मेरे पास जितना बड़ा कागज़ है उसके हिसाब से, और उसमें 1 मीटर को मैं 10 सेंटीमीटर मानूंगा, उसके हिसाब से इसमें बनाऊंगा। तो जिसमें भी 1 सेंटीमीटर नाप लगे, तो जैसे कि 5 मीटर का वो जगह है तो मेरा सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर की जगह को, जैसे लंबाई 5 मीटर है तो उसको मैं क्या बनाऊंगा अपना सर, 5 मीटर का 50 सेंटीमीटर के यहाँ रेखा खींच दूंगा। वैसे यहाँ कुछ और होगा, 3 मीटर हो गया तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ना। 1 मीटर में 10, 2 मीटर में 20, 3 मीटर में 30, ऐसे चलेगा ना भी। तो ये 30 ऐसे करके बन जाएगा। तो ऐसे टाइप से कुछ भी जो भी चीज़ बनता है, ठीक है, उसको हम लोग पैमाना लेकर ही बनाते हैं, तभी वो एग्जैक्ट बनेगा और सही तरीके से बनेगा, और हम लोग कागज़ पर भी उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो नक्शा और पैमाना इसी तरह कार्य करता है। तो ये कुछ नक्शा और पैमाने के बारे में था। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 1 देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, जैसा भी आप लोग समझो, स्केल किया गया है। मतलब एक खेत का नक्शा बना हुआ है, उस नक्शे में 1 सेंटीमीटर को कितना माना गया है, 10 मीटर के बराबर माना गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणी 4 सेंटीमीटर है, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, ये बोला है हमको। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा आकृति बना देता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि वो वर्गाकार है, ऐसे मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर, ये 4 मान लेते हैं, और ये 3। ये मान लो कि एक खेत है, ठीक है, इसके मतलब इसको एक कागज़ पे बनाया गया है या नक्शे में बनाया गया है। तो इसकी जो लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, सॉरी, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुनी 4 है ना। और ये खेत का नक्शा है मान लो कि, ठीक है। अब बोला है खेत का जो वास्तविक क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, हमको बोला है। तो यहाँ हमको पैमाना दिया है, तो पहले से हम लोग क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, क्या दिया है भाई, तो पैमाना, पैमाना बोल सकते हैं, या इसी को स्केल गुणक भी बोलते हैं, स्केल फैक्टर यही है। तो 1 सेंटीमीटर को कितना माना गया है, 10 मीटर, या 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर, जैसा भी आप लोग समझें। तो 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर माना गया है। और नक्शे में खेत को कितना गुणित कितना में दर्शाया गया है, 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, तो खेत का हमको वास्तविक जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में बताना है। तो पहले तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, तो हमको खेत की लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी, वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई कितनी है। तो खेत की वास्तविक चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर है तो 10 मीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 10 से फिर गुना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है, तो 3 सेंटीमीटर 30 मीटर के बराबर हो जाएगा, तो 30 मीटर हो जाएगा इसकी चौड़ाई। खेत की वास्तविक लंबाई, तो लंबाई 4 है और ये 10 से गुना कर देंगे, 10 चौक 40 मीटर हो जाएगा।
अब इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया समझ आया ना, इसी से कन्वर्ट किया, जो दिया है ना पैमाना उससे। 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर माना है, तो 2 सेंटीमीटर 20, 3 सेंटीमीटर 30, 40 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 40 मीटर इनके बराबर हो जाएगा। तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी 30 मीटर और लंबाई कितनी होगी 40 मीटर। लंबाई और चौड़ाई अब पता चल गया। अतः खेत का वास्तविक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है 40 गुणित 30, तो 4 तिया 12 और 2 शून्य, तो 1200 वर्ग मीटर। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अतः खेत का वास्तविक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। तो 2 क्या दिया है, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर की वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेकर पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में जब भी स्केलिंग वाला दिया रहेगा, ठीक है, और जो भी आकृति का क्षेत्रफल वगैरह दिया है, तो पहले तो आप लोग को वर्ग सेंटीमीटर जो दिया है उसको स्केलिंग डायरेक्टली नहीं करना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली वर्ग सेंटीमीटर रहेगा उसको स्केलिंग नहीं करना है। पहले उस सिर्फ हम लोग भुजाओं को ही क्या कर सकते हैं, उसका स्केलिंग कर सकते हैं, उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्षेत्रफल को डायरेक्टली हम लोग छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलिए पहले क्या क्या चीज़ दिया है उसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो मैंने पहले ही लिख लिया इसको, क्या क्या चीज़ दिया हमको, वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है 3600 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। और स्केल गुना कितना दिया है 0.1। तो पहले तो हम लोग वर्गाकार पेंटिंग का जो क्षेत्रफल है उससे उस वर्ग के भुजा की माप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा यही होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ 3600 दिया है। 3600 बराबर भुजा का वर्ग, या भुजा बराबर जब भी इधर का वर्ग रहता है तो उसको हटा करके इधर क्या लगा देते हैं हम लोग, वर्गमूल लगा देते हैं। तो 3600 किसका वर्गमूल है, तो 60 का वर्गमूल है। तो भुजा बराबर क्या जाएगा 60 आएगा। 60 को 2 बार गुना करोगे तो 3600 आएगा। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर वर्ग की जो पेंटिंग है उसकी भुजा की लंबाई है। ठीक है, मतलब सभी भुजा की लंबाई 60-60 हो जाएगी क्योंकि ये वर्ग है। अब इसका हम लोग स्केलिंग करेंगे। तो स्केल गुणक कितना दिया है हमारा 0.1 दिया है। अतः यहाँ लिख सकते हैं स्केल गुणक 0.1 लेने पर भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणित 0.1 बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब स्केल गुणक 0.1 ले लिया। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज़ और निकल गया, स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो स्केलिंग करने के बाद डायरेक्टली आ गया हमारा भुजा की माप कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। और इसका स्केल भी करना है ना, तो स्केल तो यही तो स्केल कर लिए। यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ, अतः छोटे या नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणित 6 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो स्केलिंग करने के बाद कितना हो गया इसका साइज 36 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, पहले कितना था 3600 वर्ग सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका स्केलिंग हो गया और ये क्या है नए भुजा की लंबाई है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनेगा, इसको नोट कर लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 3 आप लोग ट्राई करके देखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में कुछ प्रमेय बताऊंगा और प्रश्नावली 2 कंप्लीट कराऊंगा। तो थैंक यू।